नमस्कार दोस्तों। देखिए 29 जनवरी को पारी सेकंड में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ, उस पेपर में मनोविज्ञान के पूछे गए प्रश्न जो है उनके उत्तर एक बार हम तुरंत से इसमें देखते हैं। प्रश्न था इसमें सबसे पहले नंबर पर 39 नंबर पर, और 39 नंबर का ये जो प्रश्न था इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही नहीं है। तो पहला, अध्यापकों की विद्यार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन लाने में मदद करता है। बिल्कुल ये सही है। यह है विद्यार्थियों की कमजोरी एवं असफलताओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। ये गलत है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये शिक्षकों को स्वयं के समझने में मदद करता है। ये शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं को दूर करने में उचित मनोवृत्ति देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके 41 नंबर पर, और 41 नंबर पर जो प्रश्न था वो था विकास केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। विकासात्मक दिशा का ये सिद्धांत क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों प्रॉक्सिमोडिस्टल, निकट से दूर की ओर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला जो प्रश्न था इसमें वो था 42 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए वंशक्रम भी प्रभावित करता है, पोषण भी करता है, खेल भी करता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी करती है। इसका मतलब ये सभी प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ABCD सभी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपके 43 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की निर्धारित अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखो पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और संवेदी गामक अवस्था तो इन्होंने जो है वर्णित की है। इनकी अवस्थाओं में अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो निर्धारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर कौन सा, तीसरा। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न इसमें था 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है। तो देखो व्यवहार के अध्ययन के रूप में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ये इस रूप में है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, ये भी है। और इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी है। लेकिन चौथे नंबर का जो विकल्प दिया हुआ वो दिया हुआ इसमें नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि इसमें परिवर्तन संभव है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो विकल्प है वो एक तटस्थता को दर्शाता है, जो इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सब इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान के रूप में मानने के लिए उचित विकल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें था 45 नंबर का, और 45 नंबर का क्वेश्चन था, निर्मितिवाद के 5 उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। तो खोज, व्याख्या, विस्तार और संलग्न। तो देखिए संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना और आगे के क्षेत्र में उनका उपयोग करना, इसका विस्तार देना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विस्तार। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, पुनर्बलन संबंध की मजबूती शक्ति को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता। अधिगम का ये नियम कहा जाता है। तो दोस्तों जब किसी भी परिणाम को कोई प्रभावित करता है, उसके प्रभाव से परिणाम में परिवर्तन आता है या नहीं आता, तो इसका मतलब ये प्रभाव का नियम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें होगा प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए जिनका उपयोग किया जा सकता है, वे चारित्रिक प्रवृत्तियों से संबंधित प्रतिनिधित्व करने वाले गुण कौन से होंगे। तो गौणशील गुण होंगे, सामान्य शील गुण होंगे, आधारभूत शील गुण या केंद्रीय शील गुण होंगे। तो दोस्तों ये इसमें होंगे केंद्रीय शील गुण। केंद्रीय शील गुणों के आधार पर हम उसके चारित्रिक वर्णन को कर सकते हैं या प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है।
पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है, वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा। तो देखो, किसी भी बालक को पढ़ाने से पहले मानसिक रूप से तैयार करना होता है, और मानसिक रूप से तैयार करने को हम बोलते हैं तत्परता का नियम। क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति जब तैयार होता है, तत्परता उसमें आती है, तो वह रुचि उसमें पैदा कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है। तो तत्परता का नियम यहाँ पर लागू होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर का। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है दमन। जब किसी व्यवहार को, किसी इच्छा को दबा करके समायोजन करे तो दमन के रूप में उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड का प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के आयामों एवं उनके तत्वों का सही मिलान नहीं है। संक्रिया में मूल्यांकन आता है, ये सही मिलान है। इसके बाद में विषय वस्तु संज्ञान, तो विषय वस्तु नहीं होगा, क्योंकि संज्ञान, स्मृति, मूल्यांकन, अपसारी, अभिसारी, ये सब तो संक्रिया में आते हैं। इसका मतलब संज्ञान इसमें नहीं है और स्मृति भी इसमें नहीं है। तो बी और सी ये सही मिलान नहीं किया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा, बी और सी, इनका सही मिलान नहीं है। बाकी पहला केवल इसमें सही मिलान वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, रोहन पारंपरिक बुद्धि परीक्षणों में निम्न अंक प्राप्त करता है, परंतु वास्तविक जीवन संबंधित समस्याओं को तीव्रता से पकड़ लेता है और संसार की कार्यप्रणाली के बारे में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की बुद्धि कहलाती है सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो इस तरह की बुद्धि होगी व्यवहारिक बुद्धि, यानी व्यवहार के अंदर वो बहुत अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है, व्यवहारिक बुद्धि। इसके बाद में नेक्स्ट है 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियां नहीं है। शब्द साचर्य, वाक्य पूर्ति, ये तो दो को प्रक्षेपी विधियों में आती है दोनों। समाज मिति और व्यक्ति अध्ययन, ये दो विधियां नहीं आती है। तो सी व डी, पहला विकल्प है इसमें, सी व डी जो है ये प्रक्षेपी विधियों में नहीं आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है इसमें देखिए 53 नंबर का। किसी चीज़ को अपने से करने उसे अच्छे से, किस चीज़ को अपने से करने उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को क्या कहा जाता है। यानी किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त करने को कहेंगे सत्ता, अभिप्रेरणा, आक्रामणशीलता, उपलब्धि, संबंधन, प्रेरणा। तो अब उपलब्धि अभिप्रेरणा, एक व्यक्ति निश्चित रूप से किसी कार्य को अच्छे से करना चाहता है, वो तब जब उसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। अभिप्रेरणा चक्र में किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। प्रणोदन, प्रेरक, प्रोत्साहन, आवश्यकता। दोस्तों देखो, अभिप्रेरणा चक्र जो होता है ना, उसमें आवश्यकता से चक्र शुरू होता है और प्रेरक या चालक जो है उसको आगे बढ़ाता है और प्रोत्साहन में जाकर के वो समाप्त होता है। क्योंकि प्रोत्साहन जब मिल जाता है तो आवश्यकता पूरी हो जाती है और प्रेरक शांत हो जाता है, चालक शांत हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर इसमें क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रश्न तो वैसे इसमें बहुत आसान पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है। यानी प्रतिभाशाली बालकों के संवर्धन से जुड़ा हुआ कार्य कौन सा नहीं है। तो विशेषज्ञ अध्यापक उपलब्ध करवाना, ये तो संवर्धन में आएगा। उन्नत कोर्स प्रदान करना, ये भी आएगा। कॉमन कक्षा उपलब्ध करवाना, विशेष कक्षाओं का आयोजन, ये भी आएगा। तो कॉमन कक्षा उपलब्ध करवाना ये संवर्धन कार्यक्रम नहीं, ये सामान्य कार्यक्रम है। इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन कक्षा उपलब्ध करवाना। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति थीम
यानी मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों के संबंध में देखता है। तो ये होता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब यहाँ पर दिया हुआ प्रदीपन। तो दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रदीपन। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। अभिवृत्ति जन्मजात होती है, ये गलत है। इसके बाद में अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक, सकारात्मक, व्यवहारात्मक नहीं, ये भी गलत है। अभिवृत्ति व्यवहार को एक दिशा देती है, सही है। अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, भी गलत है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी पहला विकल्प हो जाएगा। ए, बी और डी ये तीनों जो है सही नहीं है, ये सही नहीं है पूछ रहा है, इसलिए ए, बी और डी सही नहीं है। सी वाला कथन केवल अभिवृत्ति के लिए सही कथन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके इसमें है, देखिए 58। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि है। तो चित्रकारी को देखते हुए प्रकट अभिरुचि है, यानी कि वो चित्रकारी करते हुए अपने व्यवहार को प्रकट कर रहा, तो प्रकट अभिरुचि में आएगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, जो आपका मनोविज्ञान का लास्ट क्वेश्चन भी है इस पेपर का। आप मंद गति अधिगमकर्ता की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं, यानी कम गति से सीखने वाले बालकों को आप पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से आप किस तकनीक को अपनाएंगे। तो सरल शब्दों में निर्देश देंगे, बिल्कुल इसको अपनाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति, मौखिक रूप से अमूर्त विचारों की प्रस्तुति नहीं करेंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। दैनिक जीवन से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ व्यवहार हम अपनाएंगे। तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ व्यवहार हम अपनाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे जो सेकंड पारी में पेपर हुआ उसके 20 प्रश्न और उन 20 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों दोनों ही पेपरों के, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में जो भी हुए फर्स्ट सेकंड पारी में, उन प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से विस्तार से हम बहुत जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।